दोस्तों हाल ही में मैंने द प्रिंस ऑफ डार्कनेस नाम की एक हॉरर मूवी देखी है जो कि 1987 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को जॉन कारपेंटर डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स 63% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 61%। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ थियरीज पे भी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, let's roll the intro. तो कहानी की शुरुआत होती है गार्डियन फादर कार्ल्टन को दिखाते हुए जो बिस्तर पे लेटे लेटे अपना दम तोड़ देते हैं। हम व्यूअर्स उनके हाथ में एक छोटे से लोहे के बक्से को भी देखते हैं और इस बक्से में क्या है ये आपको कुछ ही समय बाद पता चल जाएगा। वहीं सीन शिफ्ट होकर लॉस एंजलिस के डॉपलर यूनिवर्सिटी पे फोकस करती है जहां हम ब्रायन नाम के व्यक्ति से मिलते हैं। ब्रायन हमेशा अपनी क्लासमेट कैथरीन को देखा करता था एंड इट सीम्स लाइक कि ब्रायन कैथरीन को काफी पसंद करता था। अब यहाँ मैं आप व्यूअर्स को ये बता दूं कि ब्रायन और कैथरीन एक ही डिपार्टमेंट में स्टडी करते थे विच वाज क्वांटम मैकेनिक्स और यहाँ ये सारी डॉक्टरेट की डिग्री के लिए पढ़ रहे थे। दूसरी तरफ गार्डियन प्रीस्ट की मौत के बाद सिस्टर उनकी बॉडी को डिस्कवर करती है और वो प्रीस्ट को इस हादसे के बारे में बताती है। इस खबर को सुनते ही प्रीस्ट एक लेटर पढ़ते हैं जो उन्हें कार्ल्टन के पास से मिला था और उन्हें आयरन बॉक्स में एक चाबी भी मिलती है। उसी लेटर में प्रीस्ट को किसी ब्रदरहुड ऑफ स्लीप कल्ट के बारे में पता चलता है और प्रीस्ट काफी सोच विचार के बाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड को एक खत लिखकर उनसे मिलने की बात कहते हैं। अब प्रोफेसर हार्वर्ड वही हैं जो यूनिवर्सिटी में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाया करते थे और अगर आपको ध्यान हो तो उनके ही क्लास में होंगे ब्रायन एंड कैथरीन, साथ ही और भी कई स्टूडेंट्स। तो आगे की सीन में हम हार्वर्ड को उसके स्टूडेंट्स को क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स बताते हुए देखते हैं और वो कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा वर्ल्ड है जहां हमारे आम वर्ल्ड के रूल्स नहीं चलते। लाइक टाइम हमारी दुनिया में तो कांस्टेंट है लेकिन उस दुनिया में नहीं है। इनफैक्ट वहां सारी चीजें काफी बदली बदली सी है। इस वर्ल्ड के नियम के अनुसार इंसान जन्मता है और एज करता है और फिर एक समय में खत्म हो जाता है और देखा जाए तो यही क्लासिकल ट्रुथ है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो कि सब एटॉमिक लेवल को स्टडी करती है उसकी रूल्स क्लासिकल रूल्स जैसे नहीं होते। मतलब वहां चीजें इस तरह से नहीं चलती, काफी डिफरेंट होती है। यहाँ प्रोफेसर ऐसी ही और भी कई चीजें बताते हैं। तो इसके बाद प्रोफेसर हार्वर्ड को प्रीस्ट का खत मिलता है जिसके बाद वो उनसे मिलने जाते हैं और प्रीस्ट हार्वर्ड को गार्डियन की एक डायरी दिखाकर उनसे मदद मांगता है। अब इसी डिस्कशन के कुछ टाइम बाद प्रीस्ट और प्रोफेसर गार्डियन फादर के चर्च में आते हैं जो कि अभी काफी पुराना हो गया था और दोनों उसी चर्च के बेसमेंट का दरवाजा खोल अंदर चले जाते हैं। ये कोई हिडन पैसेज जैसा लग रहा था और प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि गार्डियन फादर कार्ल्टन एक सीक्रेट कल्ट के हेड थे और उस कल्ट का नाम था द ब्रदरहुड ऑफ स्लीप और आम लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं थी। ये सोसाइटी इतनी सीक्रेट थी कि इसके बारे में वेटिकन सिटी तक को पता नहीं था। खैर तो ये दोनों अब बेसमेंट के एक कमरे में आते हैं जहां इन्हें एक ग्लास चेंबर दिखता है। इसमें कोई ग्रीन कलर का लिक्विड जैसा सब्सटेंस तैर रहा था। इसे देख प्रोफेसर हार्वर्ड को कुछ अनईजी सा फील होता है और उन्हें पास ही में रखी एक लैटिन भाषा वाली किताब भी दिखती है जिसमें कुछ नंबर्स और टेक्स्ट बने हुए थे। प्रीस्ट बताते हैं कि पहले सब कुछ सही ही चल रहा था लेकिन पिछले एक महीने से अर्थ में बहुत कुछ चेंज होने लगा है। एंड इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स गेस कर पाते हैं कि शायद इसी सब पे रिसर्च करने के लिए प्रीस्ट ने प्रोफेसर हार्वर्ड की मदद मांगी है। तो आगे हम प्रोफेसर हार्वर्ड और प्रीस्ट को आपस में आर्ग्यू करते हुए देखते हैं जहां प्रीस्ट प्रोफेसर को वही लैटिन किताब ट्रांसलेट करने का दायित्व दे रहा था लेकिन प्रोफेसर उसमें लिखी बातों को नहीं मानते थे, ना ही उसे इस काम में कोई रुचि थी। लेकिन प्रीस्ट उससे डरते हुए कहते हैं कि उसे कोई भी बांध के नहीं रख सकता। अब प्रीस्ट यहाँ किसकी बात कर रहा है ये तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा लेकिन हाँ प्रोफेसर यहाँ ट्रांसलेशन वाली बात को मान लेते हैं और इन्हीं सब बातचीत के दौरान प्रोफेसर चर्च के बाहर एक लेडी को देखते हैं जो किसी अनजान शक्ति को बाउ कर रही थी और उस औरत के फेस पे कुछ चींटियां यानी कि एंट्स भी चल रही थी। हर सीन शिफ्ट होकर प्रोफेसर के लेक्चर वाले दिन पे फोकस करती है जहां उनका क्लास कैंसिल हो जाता है और उसी दौरान कैथरीन और ब्रायन एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। कैथरीन ब्रायन के साथ बातें वगैरह करने लगती है लेकिन सून रिलेशनशिप्स वाली बातचीत पे कैथरीन का मूड ऑफ हो जाता है। अब ब्रायन उसका मूड ठीक करने के लिए उससे डिनर के लिए पूछता है। मतलब इनकी लव स्टोरी यहीं से शुरू हो गई है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि ब्रायन और कैथरीन आपस में इंटीमेट हो रहे थे लेकिन जैसे ही ब्रायन कैथरीन से रिलेशनशिप या कमिटमेंट की बात करता है तो कैथरीन उसे अवॉइड कर देती है। खैर तो आगे हम प्रोफेसर
प्रोफेसर हार्वर्ड को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स के साथ यानी कैथरीन, ब्रायन, वॉल्टर, लीजा एंड और भी कई स्टूडेंट्स थे, उनके साथ एक डिस्कशन करते हैं जहां वो इन सभी को अपने साथ कार्ल्टन के चर्च चल के एक हफ्ते रहने का प्रस्ताव देते हैं। साथ ही वो कुछ असाइनमेंट्स की बात भी करते हैं, लेकिन प्रोफेसर हार्वर्ड उन्हें ये नहीं बताते कि एग्जैक्टली उन्हें करना क्या है। अब क्योंकि ये असाइनमेंट था तो जाना पड़ेगा ही स्टूडेंट्स को, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स कार्ल्टन के चर्च पहुंचते हैं। कार्ल्टन के चर्च के बाहर हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो किसी मुर्दे जैसे लग रहे थे और वो बड़ी ही क्रूर नजरों से इन सभी रिसर्चर्स को देख रहे थे। यहाँ एक डिटेल मैं आपको बता दूं कि इन सभी इंसिडेंट्स के दौरान आसमान में एक कॉमन फिनोमेनन थी जहां सूरज और चांद की पोजीशन बिल्कुल अलाइंड थी और ये दिन फुल मून डे का था। खैर अब ये सारे लोग चर्च जाके अपने रिसर्च का सामान सेट करते हैं जहां इन रिसर्चर्स के साथ कई और लोग भी जुड़ रहे थे, जैसे डॉक्टर पॉल, देन उनका असिस्टेंट एक्टिंसन एंड फ्रैंक। लेकिन इन्हें भी नहीं पता था कि ये रिसर्च आखिर होगी किस चीज पे। वहीं दूसरी तरफ कैडलर नाम का व्यक्ति भी इनके साथ जुड़ता है जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था एंड देन उसका पार्टनर भी उसके साथ था नेम्ड लोमैक्स। लेकिन एक चिंताजनक बात ये थी कि जब से ये सारे इस चर्च में आए थे तब से बाहर के वही लोग कंटिन्यूअसली बिना मूव किए इन पे नजर रखे जा रहे थे, जो कि ऑफ कोर्स क्रीपी था। तो आगे लीजा को प्रोफेसर हार्वर्ड इस किताब के टेक्स्ट की ट्रांसलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, वहीं कैथरीन को नंबर्स और इक्वेशंस को डिकोड करने को दिया जाता है। बाहर हम प्रीस्ट को भी देखते हैं जो चर्च के एंट्रेंस में उन्हीं लोगों को खड़ा देखता है और तभी अचानक एक लेडी, वही लेडी जिसको हमने पहले भी देखा है, वो प्रीस्ट के हाथों को पकड़कर उससे शुक्रिया कहती है कि उसने इस चर्च को वापस से रीओपन करवाया है। तभी प्रीस्ट उस लेडी के कॉफी मग में कई सारे कीड़े मकोड़ों को देखता है जो कि काफी घिनौना लग रहा था। खैर अब प्रीस्ट सभी को उसी बेसमेंट वाले कमरे में ले आते हैं जहां वो इस ग्रीन लिक्विड को सभी को दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन अपने सामने वाले विंडो में कई सारे कीड़े देखती है जो कि धीरे धीरे विंडो ग्लास पे चलने लग गई थी। अब इस लिक्विड को सभी बाहर से देख रहे थे, टेस्ट वगैरह अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन केली पूछती है कि ये लोग डायरेक्टली चेंबर में से लिक्विड को निकाल के टेस्ट क्यों नहीं करते। अब ऐसा कहते वो सामने रखी किसी चीज से टकरा जाती है। उसी टेक्स्ट में इन्हें डिफरेंशियल इक्वेशन का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है जिसे देख सारे हैरान हो जाते हैं कि प्राचीन किताब में जो कि 2000 साल पहले लिखी गई थी उसमें इतनी एडवांस मैथमेटिक्स वाले फॉर्मूला कैसे आ गए। अब लीजा को बुक के ट्रांसलेशन के दौरान सेटन के बारे में लिखा हुआ मिलता है। इनके ग्रुप में सूजन जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट थी वो फाइंड आउट करती है कि ये ग्लास चेंबर किसी ऐसे मैकेनिज्म से लॉक्ड है जिसे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही खोला जा सकता है। वहीं डॉक्टर भी अंदर काफी खुश मिजाज में थे, लेकिन बाहर के जो अजीब लोग थे ना वो अब भी इस घर की तरफ नजर रखे हुए थे। केली को लग रहा था कि बाहर के सारे लोग स्किज़ोफ्रेनिक हैं जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वहीं उसके बाजू में हम एक चोट का निशान देखते हैं जो धीरे धीरे पेनफुल हो रहा था और ये चोट उसे कुछ समय पहले ही लगी थी। डॉक्टर लीहाई का असिस्टेंट एकिंसन भी अब घर जाने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है तो उसे सामने एक क्रूसीफाइड पिजन दिखता है। इतना ही नहीं वो घूरने वाले आदमी लोग एकिंसन को घेर लेते हैं। देन उनमें से जो एक नेता टाइप आदमी था वो एक रॉड से एकिंसन को खत्म कर देता है। अब ये सब जो कांड हो रहा है इससे अंदर के सभी लोग बिल्कुल अनजान थे। वहीं अंदर ब्रायन प्रोफेसर को कन्फ्रंट करता है कि वो उस पूरे रिसर्च की सच्चाई उसे बता दे, क्योंकि उस ग्रीन वाले लिक्विड में कोई लाइफ फॉर्म बनना चालू हो गया था और ऐसे में उसे जानना था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। प्रोफेसर भी उसे टेक्स्ट के ट्रांसलेशन के बारे में बताते हैं विच सेज सेटन एंड ऑल, और ये सुनकर ब्रायन भी हैरान हो जाता है। और अब इनके ग्रुप की रेडियोलॉजिस्ट सूजन अकेले ही बेसमेंट में उस लिक्विड चेंबर के पास जाती है जहां एकदम से इस ग्रीन लिक्विड की धारा उसके मुंह के अंदर गिरती है और इससे उसे काफी तकलीफ होने लगती है। मतलब ये जो कुछ भी लिक्विड था वो अब सूजन के अंदर चला गया था। इसी दौरान हम ये भी विटनेस करते हैं कि इस लिक्विड के पास साइकोकाइनेसिस टाइप की शक्तियां भी थी जहां ये एंटिटी बिना टच किए चीजों को इधर उधर कर सकती थी। वहीं पैरेलल में ऊपर लीजा सभी को उस टेक्स्ट के बारे में बताती है जिससे हमें पता चलता है कि इस कंटेनर या ग्लास चेंबर को मिडिल ईस्ट में कई इयॉन्स पहले दफनाया गया था। इयॉन्स बोले तो कई लाखों करोड़ों साल पहले, और दफनाया किसने था? फादर ऑफ सेटन। फिर कई हजारों साल बाद जीसस क्राइस्ट इस धरती पे आए और हम सभी को इसी डेविल या सेटन से वार्न किए। इस टेक्स्ट में क्राइस्ट को भी बाहर की दुनिया का कोई स्पीसीज बताया गया है जो कि ह्यूमन रेस से मिलते जुलते थे। अब जब इन सेटन वाली फोर्सेस को पता चला कि क्राइस्ट काफी पावरफुल बनते जा रहे थे तो इन्हीं इविल फोर्सेस ने उन्हें मरवा दिया। लेकिन क्राइस्ट के डिसाइपल इस सीक्रेट को प्रिजर्व करके रखे ताकि ह्यूमन डेवलप हो सके और इतनी एडवांस बन जाए कि वो इन सारी बातों को समझ पाए, लाइक टुडेज जनरेशन। ये सब सुन के प्रोफेसर पूछते हैं कि कैथोलिक्स ने इतने सालों तक इस सीक्रेट को प्रिजर्व कैसे किया, जिसपे प्रीस्ट बताते हैं कि लोगों में ये भ्रांति फैला दी गई थी कि क्राइस्ट एक अच्छे फोर्स है वहीं सेटन एक इविल फोर्स है। तो फिर हुआ क्या? वेल, लोग इसी बात को मानने लगे और कई सालों तक ये कैथोलिक चर्च वाले लोगों को मूर्ख बनाकर सच्चाई से दूर रखे, जहां लोगों को ये कभी पता ही नहीं चला कि जिस
जिसे हम सेटन कहते हैं, वो लोग एक्चुअली में ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे ऑफ अर्थ, एंड देन उन्हें कैद भी कर दिया गया। अब यहाँ ये लोग कई और बातें करते हैं जिसपे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर उनकी हाइपोथेसिस निकाली जाए तो बात इतनी सी थी कि सेटन के जो फादर थे वो शायद एंटी गॉड थे, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स है, इवन पावरफुल देन सेटन, एंड वो भी इविल बाउंड के ऑफ द रेल्म ऑफ एंटी मैटर। अब इतना सब सुन के आप समझ ही गए होंगे कि वो जो लिक्विड थी, जो कि कैद थी, वो और कुछ नहीं बल्कि बरीड सेटन है, जिसे ऑफ कोर्स उसके पिता ने बरी किया था। खैर, तो इन सारी कहानियों को सुनने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, और वहीं हम सूजन को पजेस्ड हालत में देखते हैं। देख कैसा लग रहा था मानो वो अब उस ग्रीन लिक्विड की गुलाम बन गई हो। वहीं वॉल्टर को सूजन कॉरिडोर पे खड़ी दिखती है, जो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। देन जब मुलिन्स सूजन को ढूंढते हुए बेसमेंट में जाता है तो एकदम से सूजन मुलिन्स का गर्दन तोड़कर उसे समाप्त कर देती है, और हम देख पाते हैं कि वो खतरनाक लिक्विड अब मुलिन्स के मुंह में भी टपक रहा है। खैर, अब ब्रायन कैथरीन को समझाने की कोशिश करता है कि ये लिक्विड बहुत खतरनाक है, जो बाहर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था। बेसिकली उसे ये सब अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था, और वो कैथरीन को आगाह करता है कि यहाँ उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्रोफेसर हार्वर्ड भी इन सारी चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, एंड इट वाज समथिंग लाइक कि जो ग्रीन लिक्विड है वो कोई एंटी क्राइस्ट चीज है जो डिस्ट्रक्टिव है इन नेचर। इट्स समथिंग लाइक जैसे आप मिरर के अंदर देख रहे हो और उस साइड से कोई आ रहा है, लेकिन आप पॉजिटिव हो और उस साइड वाला नेगेटिव है, मतलब सारी पॉजिटिव फोर्सेस का उल्टा। सो बेसिकली आप यहाँ ये मान लो कि ये जो भी वस्तु है वो कोई दूसरे यूनिवर्स में नहीं बल्कि हमारे ही यूनिवर्स में मिरर के उस पार दिखने वाली वर्ल्ड है, जो साथ साथ चलती है, जिसे हम मिरर वर्ल्ड भी कह सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह मूवी में, मल्टीवर्स में आपने ये सब चीज देखा होगा। नाउ 1987 में इन कॉन्सेप्ट्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है जब ये मूवी आई थी, लेकिन अब क्योंकि हम मल्टीवर्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं थैंक्स टू MCU, तो वेल हमें ये चीजें समझ में आ रही होगी, एंड आई होप आप भी समझ रहे होंगे। एनीवेज, वहीं बाहर फ्रैंक इन सारी बातों को नॉनसेंस मान के रिसर्च छोड़ के चला जाने वाला था, और वो रात को अकेले बाहर भी आ गया था। चर्च के बाहर फ्रैंक उन्हीं क्रीपी लोगों को लाइन में खड़ा दिखता है, और फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर वो सूजन को भी देखता है। फ्रैंक सूजन के हाथों में कई सारे कीड़े मकोड़ों को देखता है, जो देखते ही देखते उसके शरीर पे भी रेंगने लग गए थे, और तभी एक लेडी आकर फ्रैंक को स्टैब करके मौत की नींद सुला देती है। अब अंदर कैथरीन और लीजा अपने अपने काम में लगे थे, और लीजा को अचानक से किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो ज्यादा इसे सोचती नहीं। अब क्योंकि वो काम करके थक चुकी थी तो वो अपने कमरे में आके सोने लगती है, लेकिन तभी हम वहां सूजन को आते हुए देखते हैं। सूजन क्रीपली लीसा के ऊपर चढ़ के उसके मुंह से वही लिक्विड निकालती है जो उसने पिया था, यानी कि वो अब लीसा को भी इन्फेक्टेड कर दी थी। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पे ब्रायन लोमैक्स स्काल्डर और डॉक्टर ली हाई नोटिस करते हैं कि सूजन इनके बीच काफी टाइम से नहीं है। साथ ही वॉल्टर को एक सपना आता है जहां वो शैडोई फिगर उसे एक ड्रीम में दिखता है, और वो डर के नींद से जाग जाता है। अब ब्रायन, वॉल्टर और बाकी लोग सूजन को ढूंढने जाते हैं। वहीं प्रोफेसर हार्वर्ड को भी सेम सपना आता है, और फादर उसे बताते हैं कि जो कोई भी इस ब्रदरहुड ऑफ स्लीप से जुड़ी जांच पड़ताल करता है या इवन सोचता है, उन्हें सेम सपने आने लगते हैं। दिस ड्रीम इज लाइक ए प्रेनोमिनेशन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एनीवेज, तो अब ब्रायन सभी लोगों को ढूंढने लगता है, लाइक सूजन, मुलिन्स वगैरह को, लेकिन दोनों ही उन्हें नहीं मिलते। वहीं केली कैथरीन से मिलने आती है, जो लेट नाइट जाग के काम कर रही थी, और तभी दोनों नोटिस करते हैं कि केली के हाथ पे जो ब्रूज था वो एक क्रॉस का आकार ले रहा था, लेकिन केली इस पे ध्यान ना देते हुए अपने कमरे में जाके सो जाती है। कैडलर उसे एक मीटिंग के लिए बुलाने भी आता है, लेकिन वो कह देती है कि वो बाद में आएगी। खैर, अब कैडलर लीजा को अजीब तरीके से कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हुए देखता है, और कैडलर उसे भी मीटिंग के लिए बुलाता है, लेकिन लीजा के जवाब ना देने पे कैडलर देखने जाता है कि लीजा क्या टाइप कर रही है, एंड टू हिज शॉक लीजा लिख रही होती है कि तुम्हें ना तो भगवान बचा सकता है, ना ही तुम्हें गॉड प्लूटोनियम बचा सकते हैं, इनफैक्ट तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तभी अचानक पीछे से सूजन रूम का गेट बंद कर देती है, और लीजा कैडलर पे हमला कर देती है। देन सूजन कैडलर पे चढ़ के उसे किस करने के ढंग से उसके मुंह में भी वही शापित लिक्विड डाल देती है। इस पॉइंट तक बाकी के रिसर्चर्स यहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर और प्रीस्ट दोनों इन्हें रोकते हैं। इनका कहना था कि हम सभी ने एक सपना देखा है, वही सपना जहाँ कोई डार्क फिगर इन्हें कुछ कह रहा होता है। रायन पूछता है कि क्या ये टैकियोन है, जिसका अर्थ होता है स्विफ्ट वन। बेसिकली एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल करता है, एंड जो भी इंसान ने देखा वो कोई ड्रीम नहीं बल्कि कोई मैसेज है जो इन्हें फ्यूचर का संकेत दे रहा हो। प्रोफेसर यहाँ सोच रहे थे कि शायद ये सब कोई सिग्नल्स है जिसे किसी ह्यूमंस ने फ्यूचर से भेजा है, जस्ट लाइक अ वार्निंग। इन्हीं सब बातचीत के दौरान कैथरीन खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे ग्राउंड में फ्रैंक खड़ा दिखता है, जो इन्हें चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक मैसेज है, लेकिन शायद तुम लोग को ये पसंद ना आए, क्योंकि मैसेज है अपनी मृत्यु के लिए प्रे करो। हम फ्रैंक के शरीर के हर पार्ट में कीड़ों को रेंगते हुए देखते हैं, और अपना मैसेज देने के तुरंत ही बाद फ्रैंक का शरीर का पुर्जा अलग हो जाता है, और उसके बॉडी पार्ट से निकल के आ रहे होंगे, वेल ऑफ कोर्स वही घिनौने कीड़े मकोड़े। अब ये भयावह दृश्य देख के सारे लोग डर जाते हैं। तभी इन्हें कैडलर के गाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के ये इन
एंट्रेंस में जाते हैं जहां वो पजेस्ड हालत में गाना गा रहा था। मतलब कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था और इन जनरल काफी अजीब बिहेव कर रहा था। कैरलर सभी के सामने हंसते हुए एक वुडन स्टेक पे जाता है, देन अजीब तरह से खत्म हो जाता है। अब ये सारे बचे हुए रिसर्चर्स चर्च से बाहर जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन बाहर से उन्हीं क्रीपी आदमियों ने इनके एंट्रेंस को जाम कर रखा था। दूसरी तरफ हम केली को सोए हुए देखते हैं, जिसके पास लीजा और सूजन वही ग्लास चेंबर लिए खड़ी थी। अब भागते हुए वॉल्टर को केली के रूम में वही ग्रीन लिक्विड वाला चेंबर मिलता है, जिसे देख वो बहुत डर जाता है। और यहाँ मैं आप व्यूअर्स को एक बात बता दूं कि ये लिक्विड नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। मतलब हमारे रेल्म में लिक्विड ऊपर से नीचे आएगी ना, तो हाँ, यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। अब क्योंकि ये लिक्विड नीचे से ऊपर जाती थी तो पूरा सीलिंग इस ग्रीन लिक्विड से भर गया था और सारा लिक्विड केली के मुंह के अंदर जा रहा था। तभी अंधेरे में सूजन को पास खड़ा देख वॉल्टर डर के जमीन पे गिर जाता है और जैसे ही डॉक्टर लीहाई वॉल्टर को देखने आते हैं तो लीजा उनके मुंह में भी वही सैटानिक लिक्विड डाल के उन्हें भी पजेस करवा देती है। तो अब इन सारे बचे खुचे लोगों का पजेस लोगों के साथ मुकाबला हो जाता है। लीजा को पजेस देखते ही प्रीस्ट एक कमरे में खुद को छुपा लेते हैं। वॉल्टर भी सूजन से डर के खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और प्रोफेसर लोमैक्स, कैथरीन और ब्रायन भी एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। अब वॉल्टर जिस कमरे में कैद था वहां से वो केली को क्लियरली देख पा रहा था और उसी कमरे के ऑपोजिट एंड में ये 4 लोगों से भी थ्रू वॉल कम्युनिकेट कर पा रहा था। तब तक डॉक्टर लीहाई भी पजेस होकर उठ चुके थे और सुबह भी हो आई थी, लेकिन ये लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि पूरे चर्च कंपाउंड में वही क्रीपी लोग घेरा बना के इन पे नजर रखे थे। ब्रायन विंडो से बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन सारे लोग उसे पकड़ने दौड़ते हैं, तो ऐसे में वो भाग नहीं पाता। वहीं केली का शरीर भी अब बदलने लगा था, जहां उसका स्किन तेजी से सर रहा था। वहीं उसका पेट अचानक से फुल हो गया था, मानो वो प्रेग्नेंट हो। ये सारा कुछ वॉल्टर अपनी आंखों से देख के कैथरीन और बाकी को भी बताता है और ये सब भी अब दीवार तोड़ के वॉल्टर को अपनी साइड लाने का सोचते हैं। खैर फादर जिस कमरे में बंद थे वहां कैल्डर दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और मिरर को देख अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। कैथरीन की भी एकदम से आंख लग जाती है और वो वही सपना देखती है जो सबको आ रहा था और जो ये मैसेज भेज रहा था वो कह रहा था कि ये कोई सपना नहीं है, ये मैसेज 20th सेंचुरी से आ रही थी। लेकिन इससे पहले वो ब्लैक फिगर पूरा मैसेज कह पाता, कैथरीन की नींद टूट जाती है। वो ब्रायन के पास जाकर उसे अपनी अधूरी बातें कंप्लीट करने को कहती है और वो इन ए वे ब्रायन से अपना लव कन्फेस कर देती है। वहीं केली का जो शरीर था वो एक भयानक एंटिटी में बदल रहा था। इस पॉइंट तक सभी लोगों को बिल्डिंग में फंसे 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे और प्रोफेसर फाइनली ये मान जाते हैं कि ये कोई डिमोनिक पोजीशन ही है जिससे ये लोग बच नहीं सकते और वही डीमन ने इनके कलीग्स के माइंड को पोजेस कर लिया है। कैथरीन सोचती है कि इस सैटानिक लिक्विड को इनकी क्या जरूरत थी, जबकि उसका पर्पस तो अपने फादर को डार्क साइड से वापस इस दुनिया में लाना था। मतलब ये काम तो वो अपने आप ही कर लेता, तो इनको क्यों फंसाया? जिसपे प्रोफेसर कहते हैं कि हो सकता है ये लिक्विड अपने आप कीड़े मकोड़े जैसे सिंपल स्पीसीज को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अपना मकसद पूरा करने के लिए इन्हें कोई इंसान चाहिए एज अ वेसल, जिसके लिए यहाँ आए सारे लोगों को खत्म कर उन्हें पोजेस कर रहा है। मतलब हम व्यूअर्स तो गेस कर ही लिए थे कि ये वेसल केली ही है जिसके जरिए प्रिंस ऑफ डार्कनेस या सेटन का बेटा मटेरियलाइज होगा और अपने फादर को मिरर वर्ल्ड से वापस ले आएगा। कैथरीन भी अब कहती है कि केली इज द चोजन वन और इसीलिए उसके आर्म पे वो क्रॉस मार्क बन गया था विच वाज एन इन्वर्टेड क्रॉस, इंडिकेटिंग ये कुछ तो एंटी क्राइस्ट से ही रिलेटेड है। नाउ केली के पूरी तरह से इविल बनते ही वो अपने बेड से उठ खड़ी होती है और वॉल्टर उसे देख अपना कंट्रोल लूज कर देता है। मतलब वॉल्टर यहाँ पागलों जैसा चिल्लाने लग गया था। ब्रायन अब दीवार के टूटने तक का वेट नहीं कर सकता था, ऐसे में ब्रायन कमरे का दरवाजा खोल के वॉल्टर को बचाने जाता है। इस सब के बीच पूरे बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। लीजा एंड सूजन वॉल्टर को खत्म करने उसी रूम में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन लकीली कैथरीन इस साइड से दीवार तोड़ वॉल्टर को कैसे भी अपनी तरफ खींच लेती है। लीजा और सूजन भी उसके पीछे पीछे इस साइड आ जाती हैं, लेकिन वॉल्टर उससे फाइट कर दोनों को बिल्डिंग की खिड़की से नीचे फेंक देता है। वहीं रूम में बैठे बैठे प्रीस्ट कंटिन्यूअसली अपने बाइबल पढ़े जा रहे थे, मानो वो कोई एग्जॉर्सिज्म कर रहे हो। अब ब्रायन का सामना मुलिन से होता है, लेकिन वो उसे आउटस्मार्ट कर कॉरिडोर में आगे बढ़ता है, बट इतने में वो लोमैक्स पर भी वो सैटानिक लिक्विड डाल दिया था जिससे लोमैक्स भी पोजेस हो गया था। ऑल्दो ब्रायन कमरे से निकलने के पहले मुलिन्स को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब कॉरिडोर में आगे बढ़ते हुए ब्रायन का सामना डॉक्टर लीहाई से होता है, लेकिन ब्रायन उसे भी हरा देता है। अब अगर हम केली की बात करें जो अब तक पूरी तरह से प्रिंस ऑफ डार्कनेस में तब्दील हो चुकी थी, तो वो पास में पड़ी मिरर को देख बहुत एक्साइटेड हो उठती है एंड देन वो फादर फादर चांट करते हुए मिरर में अपने फिंगर्स घुसा देती है। लेकिन क्योंकि ये मिरर छोटा था तो काइंड ऑफ मिरर टूट जाता है। तभी केली को बड़ा वाला मिरर दिखता है जिसके पास जाके वो फादर को बुलाने लगती है और मिरर के उस साइड से तेज रोशनी आती है। केली भी अब मिरर में अपना हाथ डाल के सेटन को इस साइड लाने की कोशिश करने लगती है और तभी ब्रायन पास खड़े कैल्डर को पकड़ लेता है। प्रीस्ट भी ये सब देख रहा होता है और उसके हाथ एक एक्स लग जाती है और वो केली का हाथ ही काट देता है। लेकिन ऑफ कोर्स इससे केली को कुछ होता नहीं और उसका हाथ तुरंत ही रीग्रो कर जाता है। इनफैक्ट जब प्रीस्ट एक्स से उसके सर को अलग कर देता है तो वो अपने सर को भी
वापस से लगा लेती है। खैर अब कैथरीन ब्रायन और कैल्डर को आपस में स्ट्रगल करते हुए देखती है। साथ ही वो ये भी देख लेती है कि केली किसी भयानक से एंटिटी को इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रही है थ्रू द मिरर। ऐसे में वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए केली के साथ उसी मिरर दुनिया में कूद जाती है और जैसे ही ऐसा होता है प्रीस्ट अपने एक्स के वार से उस मिरर को ही तोड़ देता है, जिससे केली, सेटन और कैथरीन उसी मिरर वर्ल्ड में फंस जाते हैं। मतलब एक तरह से कोई भी बुरी शक्ति इस धरती पे तो नहीं आ पाई। सो हाँ, वी कैन से प्रिंस ऑफ डार्कनेस खत्म हो गया और उसके खत्म होते ही उसके सारे फॉलोअर्स और पजेस्ड लोग चर्च छोड़ अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वॉल्टर तभी चर्च से भाग के अपने घर चला जाता है और प्रीस्ट, प्रोफेसर और ब्रायन ही बचे रहते हैं, जिन्हें अगले दिन रेस्क्यू कर लिया जाता है। ब्रायन इससे काफी हार्ट ब्रोकन हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर उसे हिम्मत देते हैं कि कैथरीन एक नोबल कॉज की वजह से खुद को सैक्रिफाइस करी है, अदरवाइज शायद इस पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। सीन यहीं पे कट होता है। एनीवेज, अब एंड में हम वापस से वही ड्रीम देखते हैं जहां वो ब्लैक हुडेड फिगर कुछ तो बोल रहा होता है। मतलब वो ईयर 1999 की बात करता है, लेकिन इस बार वो ब्लैक फिगर कोई और नहीं बल्कि कैथरीन होती है। और इसी ड्रीम से डर के ब्रायन अपनी आंखें खोलता है और अपने पास वो केली को लेटा हुआ पाता है, जिससे वो डर जाता है, लेकिन ये भी उसका सपना ही होता है। सो इट वाज अ ड्रीम इनसाइड अ ड्रीम, जिससे ब्रायन घबरा के नींद से उठता है और अपने घर के मिरर को टच करता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रिंस ऑफ डार्कनेस मूवी की, जहां कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग तो है, इसीलिए मैं थोड़े से सीधे शब्दों में इसे आपके सामने रख देता हूं। सो बेसिकली यहाँ जो ग्रीन लिक्विड दिखाया गया है वो सैटानिक लिक्विड था, जिसमें सेटन का बेटा बंधा था। अब उसे कब किसने बंद किया वो भी कहानी में ही बताया गया है, विच वे द गॉड्स। और उसका मेन लक्ष्य ये था कि ये सैटानिक लिक्विड किसी होस्ट की बॉडी में जाए, खुद को मटेरियलाइज करे और गॉड्स के कैद से अपने पिता को बाहर निकाले। इसलिए इस मूवी का नाम प्रिंस ऑफ डार्कनेस है, विच मेंट द सन ऑफ सेटन। अब आप पूछ सकते हो कि सेटन कहाँ कैद था। वेल, ये भी हमें कहानी में ही बताया गया है, विच इज द मिरर वर्ल्ड। नाउ एक और सवाल आपके मन में होगा कि ये लिक्विड इतना दिन वेट क्यों किया। वो इसलिए कि होली सोसाइटी यानी जो लोग क्राइस्ट में मानते थे, यानी कि द ब्रदरहुड ऑफ स्लीप, वो कई हजारों सालों तक इस लिक्विड को प्रिजर्व करके रखे थे और ऐसा वो मोस्टली किसी रिचुअल के थ्रू ही कर पा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही गार्डियन फादर कार्लटन की मौत होती है तो उनका कोई सक्सेसर नहीं था जो कि आगे इस लिक्विड को सेक्लूडेड रखता। तो ऐसे में सेटन को मौका मिला और वो अपना काम शुरू कर दिया। और उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। मतलब कैसे ये पूरे स्टूडेंट का ग्रुप यहाँ आया और सारे एक एक करके मारे गए और अंत में बस 3 लोग ही बच पाए। अब आप पूछ सकते हैं कि कैथरीन जिंदा है या वो मारी गई। वेल, मेरे हिसाब से कैथरीन मरी तो नहीं है, बल्कि वो अब इविल दुनिया में है, यानी मिरर वर्ल्ड में। जैसे हम डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखे थे ना, मिरर वर्ल्ड में लोग फंस जाते हैं या फिर क्वांटम वर्ल्ड में फंस जाते हैं, ऐसा ही कुछ कैथरीन के साथ हुआ है। अब ये जो कहानी है वो जॉन कारपेंटर की एपोकलिप्स ट्रायलॉजी की दूसरी फिल्म है और इसकी थर्ड फिल्म इन द माउथ ऑफ मैडनेस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। मूवी के इनसाइट्स के बारे में बात करें तो जॉन कारपेंटर टिपिकल घोस्ट मूवीज बना बना के थक चुके थे, तभी उन्होंने ये मूवी बनाई जिसको उन्होंने साई-फाई बनाने की कोशिश करी थी। अब ये मूवी इसलिए भी खास है क्योंकि 1980s के अंदर इसमें काफी अच्छी साइंटिफिक थियरीज की बात की गई है। देन यहाँ स्लैशर है, घोस्ट है, थ्रिलर है, सब कुछ एक फिल्म के अंदर ही है। यही वजह है कि इस मूवी को लोग काफी याद करते हैं। मूवी के इफेक्ट्स वगैरह भी उस जमाने के हिसाब से काफी बढ़िया थे। और ये जो लिक्विड को एक आदमी से दूसरे में ट्रांसमिट किया जा रहा था, दैट वाज अ रेफरेंस टू द वाइड स्प्रेड एड्स पैंडेमिक जो तब यूएस में फैल रहा था। सो या ये थी द प्रिंस ऑफ डार्कनेस मूवी की पूरी कहानी एंड आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।